साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। और आज हम इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं करंट अफेयर की एक पूरी सीरीज चलाने वाले हैं। और ये सीरीज जो है करंट अफेयर की, आपको पता है कि आज के टाइम में राजस्थान का जो करंट अफेयर है या हम बात करें इंडिया के करंट अफेयर की, वो कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्योंकि हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं जो ना तो आपकी जो है क्रोनोलॉजी में मिलेंगे, ना ही आपके मूवमेंट के अंदर मिलते हैं। तो अपन जो है करंट अफेयर को इस तरह से करने वाले हैं कि अपने जो है एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का गलत नहीं होने वाला। आपने आरएस का एग्जाम जो आने वाला है 2024 का देखोगे, और 2023 का जो आरएस का एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, या हम बात करें ईओआरओ का जो एग्जाम हुआ था जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आए थे कि करंट अफेयर राजस्थान का हो या इंडिया का हो या वर्ल्ड का हो, ऐसे क्वेश्चन जो कहीं बहुत कम बच्चों ने उनको अटेम्प्ट किए थे। और सिलेक्शन दोस्तों वहीं से होता है। तो जो हमारी ये सीरीज है, इसमें जो है हम मार्च का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। मार्च के बाद हम उल्टा चल रहे हैं, हम 3-3 महीने का स्लॉट बनाया है। वो किस तरह से बनाया है वो मैं बता देता हूं कि हमारी जो है बेसिकली चीजें क्या रहने वाली, किस तरह से हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे टोटल जनवरी 2024 से लेकर करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो पहले जनवरी, फरवरी 2024 और मार्च। ठीक है, हमने 3-3 महीने का स्लॉट बनाया। और 3-3 महीनों का जो स्लॉट है वो इस तरह से होगा कि अभी जो है हम मार्च का करंट अफेयर देख रहे हैं, उसके बाद मार्च का खत्म होने के बाद फरवरी का देखेंगे, फिर जनवरी का देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये फिर जो तीनों के करंट अफेयर हो जाएंगे कंप्लीट, उसके बाद तीनों की एक महामैराथन आएगी। महामैराथन आएगी कि आपका जो है सिलेक्शन, आपका जो क्वेश्चन, आपका जो सिलेक्शन है वो आपका इस जो यूट्यूब क्लास में है, जो बिल्कुल आपके लिए फ्री में है, निःशुल्क है, आपके लिए बिल्कुल क्वेश्चन आपके लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यह है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद देखो अप्रैल, अप्रैल के बाद मई और जून, इसका फिर एक स्लॉट बनेगा और इसका जो है अलग से महामैराथन अलग से आएगी। तो दोस्तों जिस तरह से हमारा जो एग्जाम का पैटर्न रहता है, तो हमको जो है बिल्कुल कंटेक्स्ट चीजों को करना है। अभी चुनाव की वजह से आचार संहिता लगी और आचार संहिता की वजह से जो है आपके एग्जाम अभी कोई भी नहीं आ रहा है। लेकिन आपके जो है जून में जब आचार संहिता हटेगी, उसके बाद जो है बहुत सारी भर्तियां आने वाली है और दिसंबर तक जो है आपके काफी सारे एग्जाम हो जाएंगे। दिसंबर 2024 तक आपके काफी सारे एग्जाम हो जाएंगे। और उन एग्जाम में आप देखना कि राजस्थान या इंडिया का जो भी करंट अफेयर है वो हमें देखने को मिलेगा यहाँ से, इस क्लास के अंदर से। आप केवल विश्वास रखिए, और ऐसा कंटेंट है जो आपको बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं उपलब्ध नहीं करा सकती है। क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो आपको पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि वास्तव में तैयारी कहां से की जाती है। तो चलो दोस्तों, आरएस की भी वैकेंसी आने वाली है कि ऐसे कहा जा रहा है। भी आपने देखा होगा दैनिक भास्कर के अंदर जो है अजमेर का जो दैनिक भास्कर था, उसके अंदर जो एक खबर छपी थी कि आरएस की जो भर्ती है लगभग 1000 सीटों से ऊपर, मतलब 2023 से जो भर्ती आई थी 905 पदों पर जो भर्ती निकली थी 2023 वाली, उससे भी ज्यादा जो है आपके पद रहने वाले हैं इसके अंदर। तो आरएस की भर्ती आने वाली है, और आरएस का जो करंट अफेयर आपको पता है किस तरह से आता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो फोकस रहेगा सिलेक्शन पे रहेगा, कि हमारा केवल सिलेक्शन से मतलब है, हम जो है तैयारी उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमें जो है सिलेक्शन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलो वक्त को जाया नहीं करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंचेगी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर मैं कर पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं शुरू में, आज का जो है क्लास शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, आपने नीति आयोग का नाम सुना होगा। नीति आयोग की तर्ज पर राजस्थान में भी एक रीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग आपको पता है कि जो 2000 जो है हम बात कर रहे हैं नीति आयोग। नीति आयोग जो है मोदी सरकार द्वारा लाया गया था, और मोदी सरकार ने जब ये नीति आयोग लाया था तो वो जो है आपके योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया गया था, आपको पता है ना। तो राजस्थान में भी इस तरह की योजना, इस तरह का जो है आयोग का गठन किया है, उसको कहा जाता है रीति आयोग। ठीक है, तो रीति आयोग का पूरा नाम है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड इनोवेशन। तो रीति का नाम हो गया राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। इसका जो गठन है दोस्तों 13 मार्च 2024 को किया गया है। कब किया गया है? 13 मार्च 2024 को किया गया है। आप जो है इस पे पीडीएफ अगर जिसको भी चाहिए तो पीडीएफ आप जो है इसकी मैं उपलब्ध करा दूंगा, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप इसकी पीडीएफ ले लेना, मैं आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको पूरी जो है क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको सीरियस बच्चों को ही वो चीज अवेलेबल होगी। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमारा जो सिलेक्शन है
करंट अफेयर वाला जो पार्ट है वो आपको आसानी से यहां से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग की तर्ज पर एक राजस्थान में नीति आयोग का गठन 13 मार्च 2024 को किया गया। इससे पहले नीति आयोग क्या था, जैसे योजना आयोग थी उसके बाद नीति आयोग बनाया गया, तो ऐसे ही नीति आयोग है उसकी जगह कौन सी संस्था हुआ करती थी, वो है मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार और सलाहकार परिषद। ठीक है, इसके पूर्ववर्ती संस्थान कौन सी थी, इस संस्था की जगह नीति आयोग बनाया गया, वो है मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार एवं सलाहकार परिषद। इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष जो होते हैं मुख्यमंत्री द्वारा इसका मनोनयन किया जाता है। तो अध्यक्ष कौन हो गए दोस्तों, अध्यक्ष हो गए आपके सीएम, कौन हो गए आपके अध्यक्ष हो गए, और जो इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो सीएम ही इसके उपाध्यक्ष को चुनता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ होते हैं वो कौन होते हैं, योजना आयोग आयोजना विभाग होते हैं उसके जो है प्रमुख सचिव इसके सीईओ होते हैं। सीईओ मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, तो मोस्टली हमें ये वाली चीजें ध्यान रखनी है, हमें पूरे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये चीजें रखनी है। अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री द्वारा किसी का जो है मनोनयन किया जाता है। इसके अलावा पूर्णकालिक सदस्य का भी प्रावधान है, तो पूर्णकालिक सदस्य का भी चयन जो कौन करता है, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनयन करते हैं। ठीक है, विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं इसमें, जो अलग अलग विषयों से जो है प्रतिष्ठित होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, अलग अलग विषयों के अंदर विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, विशेष आमंत्रित मंत्री भी होते हैं जो कि मुख्यमंत्री जिन्हें चुनता है तो वो विशेष आमंत्रित मंत्री हो जाते हैं इसके अंदर। तो आपको तो सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि 13 मार्च 2024 को जो है आपके राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की जगह नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म है आपकी राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड इनोवेशन। ठीक है, अच्छा ये कार्य क्या करेगी इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रोड मैप तैयार करेगी किसका, कि ये जो विकसित राजस्थान 2047 का जो अभी चलाया था उसका निर्माण करेगी और नीतियों का निर्धारण करेगी। विकसित राजस्थान 2047 का जो संकल्प है उसको जो लेके चला जा रहा है उसका तो निर्माण करेगी, रोड मैप उसका तैयार करेगी और वो जो नीतियां जो बनाई जाएगी उनका निर्धारण करेगी। ठीक है, और राज्य के विकास के लिए जो भी नीतिगत सुझाव होंगे उसको तैयार करने में इसका क्या रहेगा दोस्तों, योगदान रहेगा। ठीक है, और क्या कार्य कर सकती है कि देश विदेश में जो सफल नीतियों का अध्ययन करेंगे, जैसे मान लो किसी राज्य में कोई नीति चल रही है, उन नीतियों का अध्ययन करेगी, देश में हो या विदेश में हो कहीं पे भी हो, वो नीतियां ऐसी नीतियां जो कि सक्सेसफुल है और उन नीतियों को राज्य के अंदर लागू करने के संबंध में सुझाव प्रदान करेगी। तो ये है आपके नीति आयोग, और नीति आयोग जो है आपके नीति आयोग की तर्ज पर ही राजस्थान के अंदर 13 मार्च 2024 को बना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए आरएस या एसआई के दृष्टिकोण से। ठीक है, उसके बाद देखो राजस्थान में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू किया गया है और इसके ऊपर वित्तीय सहमति बन चुकी है कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने के लिए वित्तीय सहमति राजस्थान सरकार ने दे दी है। अब इसमें नेशनल ई विधान क्या है, देखो दोस्तों राजस्थान द्वारा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो है लागू करने की वित्तीय सहमति मिल चुकी है। इस ई विधान एप्लीकेशन क्या है, पूर्णतः कंप्यूटराइजेशन कार्य होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों 1752 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कितने होंगे, 17 करोड़ 52 लाख रुपए जो है, 17.5 करोड़ ये मान लो आप, 17.5 करोड़ जो है आपके रुपए खर्च होंगे और 17.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इसमें जो सेंट्रल और स्टेट का जो अनुपात रहने वाला है दोस्तों, सेंट्रल का 60% और स्टेट का 40% वित्तीय भार आने वाला है। कि मतलब जितना भी पैसा जो 17.5 करोड़ में खर्च होगा उसमें से जो है 60% तो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी और 40% आपके स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, पूर्ण कंप्यूटराइजेशन होगा। किस चीज का होगा, कि जो संसदीय कार्य मंत्रालय है, संसदीय कार्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार और राजस्थान विधानसभा के जो सचिवालय होता है। तो देखो इसमें तीन संस्थाओं के मध्य क्या हुआ है, एमओयू साइन हुआ है। एमओयू साइन हुआ है किस किस के बीच में, संसदीय कार्य मंत्रालय, ठीक है, संसदीय कार्य मंत्रालय, दूसरा राजस्थान सरकार। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जो भी ये कार्य होगा इन तीनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है। और इसके अंदर जो है संसदीय कार्य मंत्रालय, राजस्थान सरकार और राजस्थान की जो है विधानसभा का जो सचिवालय होता है, आपको पता है एक तो राजस्थान का शासन सचिवालय और राजस्थान का विधानसभा का जो सचिवालय होता है, उसके मध्य जो है एमओयू साइन
हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि राजस्थान के अंदर ई विधान एप्लीकेशन आया है। तो ई विधान एप्लीकेशन जो है आपके कंप्यूटराइज एप्लीकेशन है पूर्णतः, और इसके अंदर जो है संसदीय कार्य मंत्रालय, राजस्थान सरकार और राजस्थान विधानसभा सचिवालय के बीच में त्रिपक्षीय क्या हुआ है, समझौता हुआ है। अब हम बात करें ई विधान एप्लीकेशन के बारे में कि आखिर ये है क्या चीज, तो इसको नेवा भी कहा जाता है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है ना, नेवा मतलब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो ये भारत सरकार के डिजिटल कार्यक्रम के तहत आया है, पहली बात तो ठीक है। जो राजस्थान जो भारत सरकार की डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है उसके तहत जो 44 मिशन मोड है उसके तहत ये आया है, और उसमें से ये एक है। इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य की विधानसभाओं को पूर्ण रूप से डिजिटल रूप में बदलकर पेपरलेस बनाना है। मतलब अभी राजस्थान विधानसभा देखें या हम जितने भी सरकारी दफ्तर देख ले, वहां पे जो है पेपर वर्क होता है, तो इसको पूरी तरह से पेपरलेस बनाना है, कंप्यूटराइज या करना है, सारा जो है ऑनलाइन काम करना है, और इसको जो है आपके बिल्कुल भी पेपर का काम खत्म करना है। टैबलेट के रूप में, मोबाइल के रूप में या कंप्यूटर के रूप में जो है सारे काम किए जाने हैं। तो ये है बात, विधानसभा के अंदर भी अब जो कानून आपके बनेंगे वो दोस्तों पेपरलेस होंगे, कंप्यूटराइज होंगे, कंप्यूटराइज जो है कानून बनेंगे। तो ये नेवा है, नेवा में एक क्या है, वेबसाइट है और एक ये मोबाइल ऐप शामिल है। नेवा में क्या है, एक तो वेबसाइट है और एक मोबाइल ऐप शामिल है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में नेवा के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय को क्या बनाया गया, नोडल मंत्रालय बनाया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि नोडल मंत्रालय कौन है, तो वो है संसदीय कार्य मंत्रालय को क्या बनाया गया, नोडल मंत्रालय। आगे देखो, आगे चलते हैं, तो आगे नेक्स्ट देखो कि जितने भी हम बात करें कि 16वीं विधानसभा के प्रथम अधिवेशन का सत्रावसान की हम बात करते हैं, तो राजस्थान के अंदर 16वीं विधानसभा का प्रथम अधिवेशन है, उसका जो सत्रावसान है वो 7 मार्च 2024 को किया गया। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा सा है कि जो 16वीं विधानसभा का प्रथम अधिवेशन का सत्रावसान कब किया गया, तो सत्रावसान किया गया दोस्तों आपके 7 मार्च 2024 को। ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान में हमें रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि रामगढ़ क्रेटर जो है आपके जो 12 के अंदर रामगढ़ क्रेटर है, रामगढ़ क्रेटर देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित किया गया है दोस्तों। क्या किया गया, रामगढ़ क्रेटर को देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। जो 12 का रामगढ़ क्रेटर है उसको राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट, भू विरासत स्थल मतलब जियो हेरिटेज साइट घोषित की है। तो ये जो 12 मुख्यालय से जो है 40 किलोमीटर दूर है, इसमें क्या होगा कि 12 को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी। क्या होगा, जियो हेरिटेज साइट घोषित करने से रामगढ़ क्रेटर को, तो इसको क्या होगा कि 12 को क्या मिलेगी, विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी। इको टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, आपको पता है। ठीक है, तो हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं इतिहास की। तो इसमें क्या हुआ था कि वैज्ञानिकों ने और शोधकर्ताओं के अनुसार लगभग 650 साल पहले रामगढ़ क्षेत्र में एक उल्कापिंड गिरा था। क्या गिरा था, उल्कापिंड गिरा था, जिससे ये इंपैक्ट क्रेटर का निर्माण हुआ। मतलब जो 12 का जो रामगढ़ क्रेटर है उसका निर्माण कैसे हुआ, उल्कापिंड गिरने से इसका निर्माण हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं 12 के अंदर और भी जो दर्शनीय स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो, एक तो शाहबाद का किला है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। शाहबाद का किला कहां पर है, तो शाहबाद का किला है आपके दोस्तों कहां पर, शाहबाद का किला है कहां पे, 12 के अंदर। दूसरा क्या है, 12 के धार्मिक स्थल कौन सा है, एक तो है भांड देवरा मंदिर। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भांड देवरा मंदिर कहां स्थित है। ठीक है, आपके कला एवं संस्कृति राजस्थान में पूछा जा सकता है। उसके बाद शाहबाद का किला है, तो शेरगढ़ का किला भी है। ठीक है, शाहबाद शाही जामा मस्जिद भी है यहाँ पर, शेरगढ़ अभ्यारण्य भी है ना, सीताबाड़ी भी है, तपस्वियों की बागी भी है और काकुनी मंदिर भी है। ये इंपॉर्टेंट है। और एक भांड देवरा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है ध्यान रखना है भांड देवरा मंदिर और काकुनी मंदिर। ठीक है, सोरसेन वन्य जीव अभ्यारण्य, ध्यान रखना। सोरसेन आपको पता होगा कि सोरसेन फेमस क्यों है। सोरसेन दोस्तों आपको पता है कि जो हमारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उसके लिए प्रजनन स्थल सोरसेन को माना जाता है, जो कि आपके 12 में स्थित है। ब्रह्माणी माता जी का मंदिर है। नाहरगढ़ फोर्ट आपके जयपुर में भी है, तो आपके 12 के अंदर भी है। गुगोर किला भी है।
तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका जो स्क्रीनशॉट आप लेके रख लो। और ये जो है इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कला संस्कृति का जो है चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको रिवीजन करना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि 12 में जो है काफी जो मात्रा में जो है ये फेमस रहा है इन ही दिनों के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो 12 इंपॉर्टेंट हो जाता है कई लिहाजों से। अब आगे चलते हैं। आगे देखो, केंद्र सरकार की सिटीज 2 योजना में राजस्थान के 2 शहरों का चयन हुआ है। अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो है आपके केंद्र सरकार की सिटीज 2 जो स्मार्ट सिटी योजना थी ना, उसका ही एक अगला अग्रिम रूप है सिटीज 2.0। जैसे अपना है ना गवर्नमेंट गुरु 2.0, उस तरह से सिटीज 2.0 योजना में राजस्थान के 2 शहरों का चयन किया है, 2 जिलों का चयन किया है। वो शहर कौन कौन से दोस्तों? वो है एक तो जयपुर शहर और है आपके उदयपुर शहर का जो है शामिल किया गया है। इसके तहत देश के 18 शहरों का चयन किया गया था। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि सिटीज 2.0 में देश के कितने शहरों का चयन किया गया था, तो उसकी संख्या है 18 में से हमारे राजस्थान के 2 हैं, एक तो है जयपुर शहर और एक है आपके उदयपुर शहर। अच्छा, ये दोनों शहरों का और 18 शहरों का चयन कर लिया, तो अब क्या करेंगे सिटीज 2.0 में? तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे ये लोग, इसका उद्देश्य क्या है कि शहरों को गार्बेज फ्री मतलब कचरा मुक्त करना है। जैसे पहले वो था ना आपके स्वस्थ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन था ना, तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो है आपके है ना खुले में शौच मुक्त करना था, ओडीएफ घोषित करना था शहरों का, मतलब खुले में कोई भी शौच नहीं जाएगा। इस तरह से गार्बेज फ्री सिटी आपको करनी है, कचरा मुक्त शहर आपको बनाना है ना। अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो सिग्नल फ्री सिटी कौन सी है? सिग्नल फ्री सिटी राजस्थान की कौन सी है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि सिग्नल फ्री सिटी राजस्थान की कौन सी है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट है ना वास्तव में, तो आपको इसका आंसर पता होगा। नहीं भी पता है तो आप बने रहना, मैं आपको इसका आंसर ही बताऊंगा। और इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आपको ये आंसर नहीं पता तो आपकी तैयारी नहीं है पूरी, तो आपकी करंट अफेयर की तैयारी नहीं है, और सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा। तो दोस्तों आपको ये बताना है सिग्नल फ्री सिटी कौन सी है राजस्थान की। तो हम बात कर लेते हैं पहले सिटीज 2.0 की। तो इसमें शहरों को गार्बेज फ्री कचरा मुक्त बनाना है और कचरे का बेहतर ट्रांसपोर्टेशन करना है। मतलब आपका जो कचरा है घर से निकलते ही गायब, रोडों पे कचरा रहेगा ही नहीं बिल्कुल भी, ना तो डिपो बनेंगे। आपने देखा होगा कि कॉलोनी की जो गलियां होती है, मार्केट होती है, तो एक जगह कचरा डाल दिया जाता है लोगों द्वारा, और फिर वहां पे जो कचरा सड़ता रहता है, गाय वहां पे बैठी रहती है, तो इस तरह से शहर बहुत गंदा दिखता है। तो ऐसे जो है कचरा मुक्त शहर करना है, कचरे का बेहतर ट्रांसपोर्टेशन करना है, घर घर गाड़ियां पहुंचानी कचरे की, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, इस तरह से, है ना। तो इस प्रोजेक्ट के तहत 2 शहरों को फ्रांस की AFD और जर्मनी की KFW और यूरोपीय यूनियन और NI ये देखो फ्रांस की कौन सी कंपनी हो गई? AFW। ठीक है, हम बात करें जर्मनी की कौन सी कंपनी हो गई? तो जर्मनी की हो गई KFW। कौन सी हो गई? KFW। और यूरोपियन यूनियन की कौन सी हो गई? NIUA। से एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम के लिए क्या मिलेगा दोस्तों? लोन मिलेगा। कचरा प्रबंधन के लिए क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कंपनी से लोन नहीं मिलेगा? 3 ऑप्शन ये दे देगा, उसके अलावा जो है आपको पूछे लेगा अलग ऑप्शन देके कि लोन नहीं मिलेगा। इस ऋण की राशि से अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सफाई में काम आने वाले उपकरण की खरीद की जाएगी, जैसे गाड़ियां, व्हीकल, कचरा के ट्रांसपोर्टेशन, स्टेशनों के निर्माण में जो है इस राशि को खर्च किया जाएगा। दोनों शहरों को कचरे के बेहतर ट्रांसपोर्टेशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग 300 करोड़ रुपए का अनुदान भी मिलेगा। क्या मिलेगा? ऋण नहीं, अनुदान भी मिलेगा। केंद्र सरकार जो है आपको जो दोनों शहरों को 300 करोड़ रुपए का जो है अनुदान देगी। अनुदान का मतलब क्या होता है कि जो है आपसे वापस नहीं मांगा जाएगा। 300 करोड़ रुपए कर्ज नहीं दे रही, ना आपको लोन दे रही है, आपको ये दे रही कि भाई आप ये जो है चीजों को करो और जो है हम पैसे आपको दे रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 80% राशि जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार वहन करेगी और 20% राशि आपकी स्थानीय निकाय द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब यह है कि 80% जो राशि है इसमें और एक है 20%। तो 80% कौन करेगा?
केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और 20% कौन करेगी, आपके नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका द्वारा जो है इसमें खर्चा किया जाएगा। जैसे उदयपुर नगर निगम और जयपुर नगर निगम द्वारा इसमें जो है 20% का खर्चा किया जाएगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि सपना है स्वच्छ भारत मिशन का, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही ये जो है आपके कचरा फ्री सिटी बनानी है, गार्बेज फ्री सिटी जो कि हम बात करें ये करनी है। तो हमें जो है राजस्थान के 2 शहरों को शामिल किया गया है, 18 देश में शामिल हुए हैं, और जो इसमें जो है AFW फ्रांस की और जर्मनी की AFW और यूरोपियन यूनियन और NI USA जो है हमें लोन मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सिटीज 2.0 योजना के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0। सिटीज का जो फुल फॉर्म है सिटीज का, ये देखो, ये सिटीज, सी का मतलब सिटी, इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका जो नेम है वो पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए। केंद्र सरकार ने 2023 में इस कार्यक्रम की घोषणा करी थी। किसने करी थी? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार की ही योजना है, केंद्र सरकार से 300 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब ये जो स्मार्ट सिटीज मिशन का हिस्सा है ना, स्मार्ट सिटी मिशन आया था ना, स्मार्ट सिटी बनानी है हमारे को, जो है देश की 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनानी है, तो उसका ये हिस्सा है, उसका जो है ये आगे की कड़ी है। और इसका उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु उन्मुख सुधार कार्यों को बढ़ावा देना है। सिटीज में निम्नलिखित 4 घटक शामिल है। कौन कौन से घटक शामिल है? सतत गतिशीलता, सार्वजनिक खुले स्थान, शहरी ई गवर्नेंस और ICT, है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम आय वाली बस्तियों के लिए सामाजिक और संगठनात्मक नवाचार। ये इसकी जो है 4 घटक हैं। इन घटकों पे काम किया जाएगा सिटीज 2.0 में, और यह कार्यक्रम 4 साल की अवधि यानी 2023 से 2027 के लिए है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में कि ये जिसकी जो अवधि है सिटीज 2.0 की कितनी है। तो इसकी अवधि है दोस्तों 2004 साल के लिए है, और ये है 2023 से 2027 तक के लिए। ठीक है, इसमें देश की 100 स्मार्ट सिटीज आवेदन करेंगी, और जिसमें से 84 शहरों ने आवेदन किया। मतलब इसमें आवेदन कौन करेगा? 18 सिटियों का जो चयन किया गया है वो किन का किया गया है? 18 सिटी का चयन, जो स्मार्ट सिटी थी ना 100, उन्होंने आवेदन किया 100 ने कि हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, हम भी जो है गार्बेज सिटी बनाना चाहते हैं। अब गार्बेज सिटी बनाने के लिए आवेदन कर दिया, कितने ने आवेदन किया? 84 ने, और 84 में से सिलेक्शन कितने का हुआ दोस्तों? 18 स्मार्ट सिटी का। कट ऑफ ज्यादा हाई गई थी, है ना, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, आगे इसका जो है हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री, ये हो गया सिटीज 2.0। अब देखो नेक्स्ट क्या बात है कि ये है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदल दिया गया है, और इसका नाम जो है आपको पता है कि जो पिछली सरकार है, कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर चिरंजीवी दुर्घटना बीमा और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है शुरू करी थी, जिसमें लास्ट टाइम में 25 लाख तक का बीमा जो है मुख्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में दिया जाता था, और आपकी इस 25 लाख तक का इलाज दिया जाता था, और दुर्घटना बीमा में 10 लाख तक का इलाज दिया जाता था। इसी तरह से अभी जो सरकार चेंज हुई है, तो इन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा का नाम बदल दिया और मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया। योजना अभी भी लागू है, नाम चेंज किया गया है, चिरंजीवी की जगह आयुष्मान किया गया है। इस संबंधित नियमों में भी परिवर्तन किया गया है। इस योजना में बिजली वह कृषि कार्यों में भी अगर दुर्घटना हो जाएगी ना किसी की, नियमों में क्या परिवर्तन किया गया है कि ये दुर्घटना है तो कृषि कार्य, मतलब खेती करते करते मान लो कोई काम, मतलब कोई काम में आ गया, कोई किसान काम में आ गया, या फिर किसी किसान की जो है दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, या फिर बिजली के झटके से दुर्घटना हो जाती है, तो इसके में दोनों को भी शामिल कर लिया गया है दुर्घटना के अंदर। और इस योजना के तहत अब 10 लाख रुपए का जो बीमा है वो पहले भी 10 लाख का था, मैंने बताया जैसे आपको चिरंजीवी दुर्घटना बीमा में, तो अभी भी ये 10 लाख का है, और 10 लाख का जो है आपको बीमा मिलेगा। प्राकृतिक घटना, है ना, ऑपरेशनल से संबंधित मामले, ऑपरेशन से संबंधित मामले, युद्ध, हत्या, आत्महत्या, शराब पीने या प्रसव के दौरान मौत होने पर इस मामले में शामिल नहीं होंगे। मतलब मान लो कोई प्राकृतिक घटना हो गई, कोई बीमार है, बीमार से धीरे धीरे क्या है उसकी मौत हो गई, ठीक है, या नेचुरल जो मौत होती है, नेचुरल जो घटनाएं घटती है, या ऑपरेशन
किया जा रहा है, किसी का ऑपरेशन से डेथ हो गई या कोई युद्ध हो गया, हत्या हो गई या आत्महत्या कर ली, वही 10 लाख चाहिए, हम तो आत्महत्या कर लेते, परिवार को मिल जाएगी। या कोई दारूबाज है, शराब पीता है, या कोई प्रसव मैटरनिटी जो होती है, किसी की डिलीवरी हो रही है, उस दौरान किसी की मौत हो गई, तो 10 लाख का बीमा नहीं मिलेगा। ठीक है, 10 लाख का बीमा नहीं मिलेगा। दुर्घटना मतलब होती है कोई ऐसी घटना जो नहीं घटनी चाहिए थी लेकिन फिर भी घट गई, तो वो घटना दुर्घटना कहलाती है। तो अगर उनमें जो आप हैं शामिल होंगे और उनमें शामिल होने के बाद ही आपको 10 लाख का बीमा मिलेगा। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा का नाम चेंज कर आयुष्मान दुर्घटना बीमा कर दिया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में शामिल परिवारों के साथ ही 5 विद्युत कंपनियों के विद्युत कर्मियों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। मैंने बताया था ना आपको, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2022 से हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखो, एक ये माँ वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ वाउचर क्या है? माँ वाउचर MAA, इसका पूरा नाम क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर। ठीक है, इसमें क्या है, राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये संचालित है। किसके द्वारा? माँ वाउचर योजना किसके द्वारा संचालित है? राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको जो है शुरू किया गया है। कहां कहां शुरू किया गया है? 12 में, भरतपुर में, और वो फलोदी आपके जो जोधपुर के अंदर फलोदी है वहां पे ये माँ वाउचर योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। अब ये योजना क्या है, पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो योजना की हम बात कर लेते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। देखो दोस्तों, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मतलब होता है कि कि कोई भी योजना लागू करते हैं तो उसका ये देखा जाता है कि इसका जो है ये योजना को क्रियान्वयन करने के लिए जो है एक तरह से टेस्टिंग मोड पर कुछ जिलों में या कुछ क्षेत्रों में लागू कर दिया जाता है, संपूर्ण राजस्थान में लागू नहीं किया जाता। तो इस तरह से 12 में, भरतपुर में और फलोदी में इसको लागू किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। आखिर ये योजना क्या है? ये योजना अप्रैल से पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है, अप्रैल से पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। लेकिन ये है क्या आखिर? इसके तहत क्या होगा दोस्तों, राजस्थान में जो गर्भवती महिलाएं हैं अब प्राइवेट सेंटरों में भी निःशुल्क सोनोग्राफी करा सकेगी। सरकारी अस्पतालों में तो सोनोग्राफी निःशुल्क होती है, आपको पता है, लेकिन प्राइवेट जगह पे भी जिसको ये वाउचर प्राप्त होगा, माँ वाउचर जो है आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर, प्राइवेट सेंटरों पे भी निःशुल्क सोनोग्राफी करा सकेंगी। इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा, शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाई जा सकेगी। क्योंकि सरकारी अस्पताल में क्या भीड़ होती है तो टाइम से सोनोग्राफी नहीं हो पाती है। तो ये जो वाउचर मिले करेगा तो प्राइवेट सेंटरों में भी जो है आपके सोनोग्राफी टाइम से कराई जा सकेगी, जिससे क्या होगा, शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी। इसमें गर्भवती महिलाओं को QR कोड आधारित वाउचर मिलेगा, इलेक्ट्रिक वाउचर मिलेगा, वाउचर है ना। इस वाउचर को देकर किसी भी निजी सेंटर में सोनोग्राफी कराई जा सकेगी। फिर वो क्या होगा कि वाउचर जैसे मान लो किसी महिला को मिला और वो प्राइवेट सेंटर में गई कि मेरे पास ये कूपन है, वाउचर है, तो आप मेरी सोनोग्राफी कर दो। प्राइवेट सेंटर या निजी सेंटर सोनोग्राफी कर देंगे और जो भी उससे संबंधित जो भी राशि होगी, जो भी फीस होगी, तो वो जो है सरकार उनको कर देगी। ठीक है, इस तरह से जो है ये काम शुरू। कितनी बड़ी स्कीम है देखो राजस्थान सरकार की, माँ वाउचर। इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ये, है ना। तो राजस्थान में लगभग 3 लाख गर्भवती महिलाओं को ये लाभ मिल सकेगा। कितनी महिलाओं को? लगभग 3 लाख गर्भवती महिलाओं को ये लाभ मिल सकेगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है ना। आपको पता है कि प्राइवेट जो है जो सेंटर होते हैं उसमें मशीनें भी अच्छी होती हैं। सरकारी की तुलना में हम बात करें, सरकारी में क्या भीड़ ज्यादा रहती है, तो टाइम पे सोनोग्राफी नहीं हो पाती है। मान लो किसी को आज सोनोग्राफी करानी है लेकिन नहीं करवा पा रहे क्योंकि भीड़ ज्यादा है या मशीन खराब है, कुछ भी हम मान सकते हैं XYZ। तो प्राइवेट सेंटरों में भी जो है आज के आज जो सोनोग्राफी हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान में जिन सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है उन क्षेत्रों में निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर दूसरी या तीसरी तिमाही में कम से कम एक जांच निःशुल्क करवाई जा सकेगी, है ना। दूसरी या तीसरी तिमाही में कम से कम एक जांच निःशुल्क करवाई जा सकेगी। ये क्या है आपके माँ वाउचर स्कीम। अच्छा, एक नई स्कीम निकाली गवर्नमेंट ने, वो क्या निकाली है? वो है नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना। अब इसमें क्या होगा, ये देखो दोस्तों 11 मार्च 2024 को कहां से शुरू हुई है? कोटा जिले से शुरू हुई है। कहां से शुरू हुई है? कोटा जिले से नमो ड्रोन दीदी योजना।
ठीक है। अब ड्रोन नाम आ रहा था, आपको पता चल गया ड्रोन से संबंधित योजना है, और इस योजना की शुरुआत कहां से हुई है? कोटा से हुई है। कब हुई है? 11 मार्च को जो है कोटा से शुरुआत हुई है। ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, मतलब राज्य सरकार की योजना नहीं है, ये केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसको जो है राजस्थान के कोटा से शुरू किया गया है। कहां से? राजस्थान के कोटा से। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सिंपल सा है, महिला सशक्तिकरण। अब दीदी नाम आ गया तो मतलब लेडीजों से संबंधित योजना है, महिलाओं से संबंधित योजना है। इसमें जो है महिला सशक्तिकरण की बात करी गई है ना। और इसमें क्या है? लागत में कमी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना इसका उद्देश्य रखा गया है। इस योजना के तहत महिला एवं स्वयं सहायता समूह को ड्रोन दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? ड्रोन दिए जाएंगे, और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। अब ड्रोन दिए जाएंगे, ठीक है। स्वयं सहायता समूह मतलब हो गया आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो आपके हो गए, इसके अंदर आपको पता होगा एनुअल योजना है, उसके अंदर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनती है ना। और तो उस तरह से महिला और स्वयं सहायता समूह को ड्रोन दिए जाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, और उन्होंने प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कोटा से शुरू हुई है, तो हाड़ौती की 104 महिलाओं को ड्रोन सौंप भी दिए है। दोस्तों कोटा से शुरू हुई है, हाड़ौती क्षेत्र है, तो हाड़ौती की 104 महिलाओं को जो है ड्रोन दे दिए गए हैं। इस योजना के तहत राजस्थान के 5 जोन में बांटकर 5 कंपनियों की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे इनमें कौन कौन सी? इफ्को, चंबल फर्टिलाइजर, NFCL शामिल है। ड्रोन क्या करेगा? फसलों की निगरानी करेगा और कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव और बीज बुआई में सहायक होगा। ड्रोन क्या करेगा दोस्तों? अब छाया में बैठ जाना पीपल के पेड़ के नीचे, और वहां से जो है फसलों की निगरानी भी रख सकते हैं, धूप में निकलने की जरूरत नहीं। देखो कितनी शानदार योजना है आपके लिए, नमो ड्रोन दीदी योजना। तो जो है किसान जो है आप क्या करेंगे? किसान भाई अपने ड्रोन पीपल की पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, वहां से ड्रोन चलाएंगे बढ़िया, और देखेंगे कि कई फसल की निगरानी रखेंगे सुरक्षा के रूप में, फसल सुरक्षित तो है, कोई जानवर तो नहीं घुसाया। कीटनाशकों का छिड़काव करेंगे, बीजों की बुआई भी अब ड्रोन से कर दी जाएगी। दोस्तों कितनी शानदार योजना है, मेरे को तो मजे आ गए इसको पढ़कर। 11 मार्च 2024 को कोटा जिले से शुरू की गई थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि नमो ड्रोन दीदी योजना की हम बात करें तो ये 30 नवंबर 2023 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाओं को 15,000 से अधिक महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ड्रोन इसके तहत चयनित महिलाओं को 15 दिन तक का ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यार ये 30 नवंबर 2023 को शुरू हुई थी, अभी आप ऊपर बता रहे थे कि 11 मार्च 2024 को शुरू हुई है, ठीक है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर तो 11 मार्च 2024 को शुरू हुई है ये कोटा से, लेकिन ये केंद्र की योजना है, मैंने आपको बताया, और केंद्र की योजना है तो 30 नवंबर से तो ये स्टार्ट हो गई थी, लेकिन राजस्थान में उस टाइम कौन सी सरकार थी? कांग्रेस सरकार थी, तो ये यहाँ पे राजस्थान में लागू नहीं की गई थी, ठीक है, राजस्थान में लागू नहीं की गई थी। अब देखो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत 16 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल की सलाह पर अलग अलग मंत्रियों को काम आवंटित किया, ठीक है। कौन कौन से काम किसको दिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट किसको है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो मंत्रालय, ये जो विभाग है किसके पास है। तो 2-4 मंत्रालय देख लेते हैं कि पंचायती राज विभाग किसके पास है, इसके जो अधीनस्थ महिला एवं बाल विकास विभाग किसके पास है? दिया कुमारी जी के पास। पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ एक कृषि विभाग होता है, वो किसके पास है? किरोड़ी लाल मीणा के पास। जो भी ये विभाग है वो पंचायती राज विभाग के अधीन आते हैं, ठीक है। तो कृषि विभाग किसके पास है? किरोड़ी लाल मीणा के पास। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग किसके पास है? गजेंद्र सिंह खींवसर के पास, गजेंद्र सिंह खींवसर के पास। पंचायती राज मंत्री के अंदर जो शिक्षा विभाग है वो मदन दिलावर जी के पास है, ठीक है। उन मदन दिलावर जी से पूछते हैं ना कि भर्ती कब आएगी, तो वो बोलते हैं कि बस भर्तियां एक एग्जाम से करवा देंगे। फिर पूछते हैं ना उनसे कि भर्तियां कब आएगी, तो वो बोलते हैं बस भर्तियों में जो है हम एग्जाम कर देंगे और ज्वाइनिंग दे देंगे। उनसे फिर पूछते हैं कि भाई साहब भर्ती कब आएगी, तो वो बोलते हैं कि है ना टीचरों का स्कूल में मोबाइल ले जाना बंद। अरे भाई साहब भर्ती की पूछ रहे, भर्ती बता दो ना कब आएगी, हम तैयारी कर ले थोड़ा सा, नहीं उस पर बात नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजों पे बात कर लेंगे, ठीक है। चलो मजाक की बात है, आगे देखो। पंचायती राज विभाग के द्वारा जो अधीनस्थ और न्याय अधिकारी का विभाग है वो अविनाश गहलोत जी के पास है। किसके पास है? अविनाश गहलोत जी के पास। तो अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के अंदर हम बात करें कि 5 विभाग हैं, कौन कौन से? कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, महिला और बाल विकास और सामाजिक न्याय।
कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, महिला बाल विकास और सामाजिक न्याय, ये जो है पंचायती राज डिपार्टमेंट के अधीन आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से विभाग पंचायती राज के अधीन आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, आगे क्या है कि राज ऋषि गोकुल ग्राम परियोजना, राज ऋषि गोकुल ग्राम परियोजना, इसका आयोजन 5 मार्च 2024 को किया गया। कहां से किया गया? कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा है, वहां से जो है राज ऋषि गोकुल ग्राम परियोजना का शुभारंभ किया गया। अच्छा, ये योजना क्या है, इसके तहत क्या होता है, अभी बताते हैं। तो इसका आयोजन 5 मार्च 2024 को कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में किया गया है। इसके तहत कृषि में क्यों जो है नवाचारों की बात की गई है। क्या की गई? कृषि में नवाचारों की बात की गई, और नवाचार करने के लिए एक जो है एक दल बनाया है। वो कहा गया ब्रह्म कुमारी में, राज ऋषि गोकुल ग्राम कहा गया है, माउंट आबू। कहा गया है? माउंट आबू गया, वहां माउंट आबू भेजा गया। वहां पर जो प्रायोगिक खेती की जा रही है ना, उसके संदर्भ में सीखने के लिए भेजा गया। मतलब कृषि में अनुसंधान के लिए जो है ब्रह्म कुमारी में, माउंट आबू के अंदर राजऋषि गोकुल ग्राम में भेजा गया, और वहां पे जो प्रायोगिक खेती के रूप में सीखने के लिए वहां पे भेजा गया। तो ये कृषि विभाग और ब्रह्म कुमारी संस्थान का संयुक्त जॉइंट जो है ये क्या है, प्रयास है। इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और यौगिक जो भी खेती है, प्राकृतिक खेती के सभी नियमों का पालन किया जाता है, और कम लागत में अधिक शुद्ध पैदावार होती है। मतलब आपके जो है आपके उर्वरक, रासायनिक उर्वरक की बात नहीं की जा सकती, केवल प्राकृतिक रूप से जो खेती की जाती है वो है आपके ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंदर। ठीक है, आगे देखो जल्दी से। माउंट आबू की हम बात करें तो माउंट आबू पहुंच गए, तो अब एक और कर लो कि भारत का पहला एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहां बना है? रिसर्च सेंटर कहां बना है दोस्तों? माउंट आबू में बना है। राजस्थान के माउंट आबू में देश का पहला, इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म एवं इंटरनेशनल फ्लावर्स रिसर्च सेंटर, एग्रो इको टूरिज्म एवं इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर बना है। इस हेतु माउंट आबू में सनसेट पॉइंट के पास 12 बीघा जमीन, 10 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया गया है। मतलब यहां पे जमीन दी गई है कितनी? 12 बीघा जमीन। कहां पर? सनसेट पॉइंट माउंट आबू के पास। और 10 करोड़ रुपए का बजट भी जो है जारी किया गया है। इसमें विदेशी प्रजातियों के कट फ्लावर पर रिसर्च होगा। किस पे? विदेशी प्रजातियों के फूलों पे रिसर्च होगा। माउंट आबू का मौसम फूलों की प्रजातियों के लिए अनुकूल है। जैसे इसमें ऑर्किड, आपको पता है ऑर्किड के फूल कौन से होते हैं? जो वरमाला होते हैं ना, जो पर्पल कलर के फूल होते हैं, वरमाला होती है। आपने देखा होगा शादी होती है आजकल, जो दूल्हा दुल्हन वरमाला पहनाते हैं एक दूसरे को, तो ऑर्किड के फूलों से बनती है वरमाला। आपने देखा होगा, आपने पर्पल कलर के, थोड़े थोड़े व्हाइट कलर के जो फूल होते हैं वो ऑर्किड के होते हैं। रजनीगंधा, ठीक है, रजनीगंधा के फूल। इस तरह से अन्य विदेशी जो जातियां विकसित की जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये है आपके इंपोर्टेंट है ये माउंट आबू का क्वेश्चन, कि भारत का पहला एग्रो इको टूरिज्म एवं इंटरनेशनल फ्लावर सेंटर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कि
दोस्तों अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का देखेंगे। अभी हमने जो है बहुत सारी चीजें देखी है, इनको जो है आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, बाकी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा जब ये हमारा मार्च वाला जो है करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, गवर्नमेंट गुरु 2.0, और उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको जो है आपकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पे भी आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। और हमारी जो है करंट अफेयर की सीरीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलेगी, मैंने आपको बता दिया है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा यह है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो हमारे एमसीक्यू वाली जो सीरीज है राजस्थान पॉलिटी की, वो भी अभी वापस से, जैसे कुछ दिनों का गैप आ गया था, अब वापस से शुरू की जा रही है। तो दोस्तों चैनल पे जुड़े रहिए। आपको जो राजस्थान में जितनी भी एग्जाम निकलने वाली है, निकलेगी या निकल चुकी है, उनसे रिलेटेड जो भी कुछ भी अपडेट है या हम बात करें जो भी कंटेंट है, आपको इस चैनल के माध्यम से, दोस्तों मैं भी सिलेक्टेड हूं और कम से कम 4 से 5 एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं, और आपको वो कंटेंट मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। किस तरह से सिलेक्शन होता है, 2 से 3 एग्जाम किस तरह से निकाले जाते हैं, उन सारी चीजों पे जो है कंटेंट के साथ, स्ट्रेटजी के साथ हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आप जो है बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपका सपोर्ट ही मुझे जो है आगे इस और प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत जल्द मुलाकात होगी नए सेशन के साथ, नए वीडियो के साथ और नए जो है चैप्टर के साथ। धन्यवाद।